जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग गोदान के पात्रों का विश्लेषण कर रहे थे कि गोदान के जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र, ध्यान दीजिए, इस बात से भी यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना कि कौन सा प्रश्न जो है, कौन सा प्रश्न, कौन सा टॉपिक और कौन सी चीजों को हमको पढ़ना है और किसको छोड़ना है। तो किसको पढ़ना है उससे ज्यादा यह जानकारी होनी चाहिए कि किसको हमको छोड़ देना है या ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सिलेबस विशेष करके जब बड़ा होता है किसी चीज का, तो मतलब पीजीटी का सिलेबस छोटा मोटा नहीं है। यदि शब्दशः देखा जाने लगे, बहुत बारीक से पढ़ा जाने लगे, जबकि हम आपको रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि निबंध है उसको हमने काफी डिटेल में कई तरीके से पढ़ाया हुआ है आपको, तो आप उसको करिएगा बहुत बढ़िया से। बाकी कुछ जो थोड़े बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गोदान को ही ले लीजिए। गोदान का सामान्य जो कहानी चल रहा है वो बच्चा को भी समझ में आ जाएगा, मतलब 7वां 8वां क्लास तक का जो बच्चा है वो आराम से समझ में आ जाएगा। यदि आप पियाजे का सिद्धांत पढ़े होंगे मनोविज्ञान में, तो 7वीं 8वीं तक के बच्चों को खूब दिमाग काम करने लगता है, वो सोचने भी लगते हैं। तो पूरा कहानी ना लगभग जो है उपन्यास, वो पूरा मतलब जो स्टोरी टाइप से जो है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ स्टोरी नहीं समझना है आपको, वो उस समाज में जो उस समय जो चीजें हो रही थी उन सभी का वो प्रतिबिंब था, वो छाया था, उस रूप में भी आपको देखना है, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। ऐसा नहीं कि जबरन एक एक सिर्फ तथ्य को याद करते चल रहे हैं, कहीं से कुछ उठा लिए, बच्चा वाला नहीं। तो थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट पर आइए। मेन पात्र इसके होरी हैं, होरी से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे। मेन पात्र इसके धनिया है, गोबर भी है, गोबर की वाइफ झुनिया है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोफेसर, शहर में यदि आ जाइए तो शहर में प्रोफेसर मेहता है, मिस मालती है, या फिर गांव में भी है तो जो शहर और गांव को जोड़ने वाला कड़ी के बीच में है वो राय साहब है, ठीक है, जमींदार जो होते हैं। तो शहर और गांव को जोड़ने वाला तो गोबर भी है, लेकिन गोबर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ना हम लोग इनके बारे में बड़ा पहले डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। और अभी आप समझ लीजिए गोदान अभी शुरू हुआ है, गोदान अभी खत्म नहीं हो रहा है, गोदान अभी शुरू हुआ है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। गोदान अभी चलेगा, गोदान अभी चलेगा, कई तरीके से चलेगा। बात समझिए, गोदान को कई विधि से पढ़ाना पड़ेगा। हम चाहें तो कहानी सिर्फ बता करके उसको समझा करके खत्म कर सकते थे, गोदान क्वेश्चन आंसर करवा देते, हो जाता। वैसे नहीं होता, वो बच्चों का खेल हो जाएगा, वो मजाक हो जाएगा, मजाक। तो इसलिए गोदान इतना बड़ा उपन्यास है, तो इसको आप कहानी के रूप में जैसे 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता वैसे नहीं किया जा सकता, बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो हम लोग होरी के बारे में पढ़ चुके हैं, होरी की वाइफ धनिया के बारे में पढ़ चुके हैं, और उसका बेटा गोबर के बारे में पढ़ चुके हैं। कुल मिला के फिल्म का जो मेन हीरो और हीरोइन है उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर ली है। बाकी बहुत सारे और भी कैरेक्टर हैं जो बड़ी कह सकते हैं कि विशाल भूमिका में है, कोई साधारण भूमिका में नहीं है। जैसे प्रोफेसर मेहता हो गए, मिस मालती है ना, राय साहब, तो इन सभी के सबों के बारे में ये किसी न किसी, अब जैसे राय साहब हो गए तो पूरे जमींदार वर्ग का, वो शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वो राय साहब कोई मजाक आदमी नहीं है, वो एक नंबर का, वो गोबर होशियार है, गोबर रंगा सियार बोलता है राय साहब को। तो कहीं ना कहीं समाज के वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा, अपना लाभ, लेकिन कभी कभी डींग हाँकते रहते हैं कि हम समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं।
जबकि मेन उनका सेंटर पॉइंट होता है कि किसी तरीके से जो है वो हमारा जमीन जायदाद और दौलत संपत्ति बढ़ता और मेरे बाल बच्चे बहुत अच्छे से पलते बढ़ते, बाकी दुनिया जैसे भी हो जाए। लेकिन उसी बीच वो सहानुभूति भी लूटना चाहता है समाज में। वो आप ये देखे होंगे अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, यदि आप बीएड में कभी पढ़े हो या झारखंड टेट वगैरह में आजकल हम पढ़ाए थे, तो उसमें क्या होता है कि बेसिक नीड का थ्योरी है। शुरू में आदमी अपना भूख प्यास नींद छोटी मोटी समस्याएं जो है या जो नीड है या जो आधारभूत आवश्यकता जिसको कहते हैं उसको पूरा करता है। बाद में जो है वो अपनी सेफ्टी खोजता है और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, समाज की बात करने लगता है। तो चूंकि राय साहब भरपूर व्यक्ति हैं, खा पी करके अपना तोंद निकाले हुए हैं, पेट भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको सिर्फ खाने पीने तक चिंता नहीं है, होरी को खाने पीने की चिंता थी ज्यादा, गोबर का बेसिक नीडे नहीं पूरा हो पा रहा था। लेकिन राय साहब का बेसिक नीड पूरा हो गया था, खाने पीने भर उनको था, जबकि कर्ज वो भी लेते थे, कर्ज से कोई पीछे नहीं था, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि राय साहब कर्ज देते थे, कभी दे दिया तो दे दिया, लेकिन लेन ज्यादा होता था, देनदारी से ज्यादा लेनदारी होता था। माने राय साहब पर भी कर्जा था, राय साहब बहुत कर्जा लेते थे, बेटी के ब्याह के लिए, चुनाव के लिए, फलना के लिए। राय साहब के बारे में बात करेंगे तो उनके मिजाज को समझना है, बच्चों की तरह रट नहीं लेना है कि कौन के बाप के का नाम था, कौन के माई के का नाम था, बस काम हो जाएगा। ऐसनकावा सवाल कौन पूछेगा, ज्यादातर सवाल कुछ घुमावदार पूछेंगे। पीजीटी का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्वेश्चन स्तरीय होगा, समझ रहे कि नहीं। आइए जानिए, तो हम लोग होरी की बात कर लिए हैं, हम लोग धनिया की बात कर लिए हैं और गोबर की भी बात कर लिए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर मेहता की बात करेंगे। प्रोफेसर मेहता इन तीनों के बाद, होरी, धनिया और गोबर के बाद सबसे बिग कैरेक्टर में है ना। उपन्यास गोदान में जो है प्रोफेसर मेहता को माना जाता है कि वो प्रेमचंद के छाया थे। मतलब प्रेमचंद, यदि इन सभी कैरेक्टर में से प्रेमचंद के कैरेक्टर को मिलाया जाता कि प्रेमचंद इनमें से कौन है, कौन क्या ये इस फिल्म में, इस उपन्यास में क्या प्रेमचंद अपने आप को कहीं रखा हुआ है, तो हाँ, प्रोफेसर मेहता के तर्ज पर है। प्रेमचंद जो है वो प्रोफेसर मेहता बने हुए हैं। उनका कैरेक्टर जो वास्तविक जो जिंदगी है प्रेमचंद का, वो प्रोफेसर मेहता के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, समझिए नहीं। अच्छा बताइए, प्रेमचंद कोई किसान तो है नहीं कि होरी के कैरेक्टर से मिलेगा, कोई जमींदार तो है नहीं कि राय साहब के कैरेक्टर से मिलेगा, है कि नहीं। कोई मुखिया या कोई उस तरीके से कालिंदा तो है नहीं कि वो नोखेराम से कैरेक्टर मिलेगा, है ना, या सिलिया या धनिया या झुनिया से मिलेगा या पुनिया से मिलेगा, ऐसी बात तो है नहीं। यदि प्रेमचंद का कैरेक्टर मिलता जुलता है तो वो प्रोफेसर मेहता से मिलेगा। क्योंकि प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के जो है वो क्या थे, प्रोफेसर थे। तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, और प्रेमचंद, आप सोचिएगा प्रेमचंद तो लेकिन हिंदी लिखते थे, तो वो कहां दर्शन शास्त्र वाला व्यक्ति, ये कहां हिंदी वाला, ये दोनों में क्या तालमेल है मेरे भाई। साहित्य जो है वो बहुत दर्शन के करीब होता है, साहित्य जो होता है वो दर्शन के बहुत करीब होता है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप साहित्य को दर्शन से बहुत अलग नहीं कर सकते हैं। तो साहित्य में जिस तरीके से एक सोच रखते हैं, डायरेक्ट नहीं ना कह देते कि हम ही प्रेमचंद हैं, हम ही प्रोफेसर मेहता बने हैं। वो तो एक उपन्यास कृत्रिम होता है ना, मनगढ़ंत होता है ना, उसमें डायरेक्ट अपने आप को कैसे डाल सकते थे। लेकिन फिर भी हम लोग ये कयास लगाते हैं कि शायद यदि उसमें कोई बने हुए हैं तो जैसे पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति हैं प्रेमचंद, जिनका गांव और शहर दोनों में आन जान है, दिमागदार हैं और गांव के जमींदार से भी इनका पहुंच है, मतलब उनसे सरोकार है। कोई डॉक्टर है पढ़ लिख करके लंदन से आई है, उससे भी सरोकार है ना। या फिर कोई होरी किसान है, उसको भी वो देख रहे हैं। तो उसमें वो कहीं ना कहीं तो कैरेक्टर में होंगे। वो देखो, आदमी एकदम मनगढ़ंत नहीं लिख सकता है, जो देख रहा है
तो कहीं तो होंगे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद प्रोफेसर मेहता के रूप में समाज में थे। मिलता जुलता कैरेक्टर यदि प्रेमचंद का है तो प्रोफेसर मेहता का है। आइए जानिए, तो प्रोफेसर मेहता जो है कह सकते हैं यदि होरी जो है वो पूरे गांव के कैरेक्टर का सबसे हेड था, तो शहर के कैरेक्टर का हेड जो था वो कौन था? प्रोफेसर मेहता। आइए प्रोफेसर मेहता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रोफेसर मेहता, तो आज हम लोग चरित्र वर्णन कर रहे हैं, तो प्रोफेसर मेहता का वर्णन करेंगे हम लोग। आज हम लोग प्रोफेसर मेहता के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर मेहता के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग मिस मालती के बारे में भी बात करेंगे। नहीं चल रहा है, गोला गोला बना देता हूं कि आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। हम लोग मिस मालती, आप कहिएगा सर मिस मालती के बारे में बात हो गई है, तो मैं सवाल दूं, आप बना लेंगे मिस मालती से? खाली नाम याद करने से थोड़ी काम चल जाएगा, समझ गए? इनका कमवा कौन याद करेगा? एक हम लोग राय साहब के बारे में बात कर लेंगे आज। राय साहब के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा झुनिया के बारे में भी बात कर लेंगे। झुनिया कौन है? गोबर की वाइफ है और होरी की बहू है। हम लोग सिलिया के भी बात कर लेंगे। धनिया की बात चूंकि पहले हो चुकी है, तो हम लोग सिलिया की भी बात कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी जो है वो प्रोफेसर मेहता की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये सब हम लोगों के पात्र हैं। हम लोग होरी और धनिया और गोबर के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इनको समझने का प्रयास करिए। आ जाएगा कि कौन सा कथन जो है वो निम्नलिखित में से फलनिया कथन है। वो कथन दे देगा, कोई बात दे देगा, कोई ऐसी घटना दे देगी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से किससे मैच करता है, किससे संबंधित है। तो बहुत मुश्किल में आप फंस जाएंगे। तो सबके बारे में एक विशेष राय बना लीजिए। पहला नंबर गोदान के बारे में कि होरी का क्या क्या पात्र, होरी जो पात्र आया है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, धनिया का क्या क्या विशेषताएं थी, गोबर का, झुनिया का, पुनिया का, जो मेन पात्र है उसके बारे में हम लोग एक खास राय बनाएंगे, एक खास कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। तो हम लोग 3 लोगों के बारे में बात कर चुके हैं। अभी जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर मेहता के बारे में। प्रोफेसर मेहता के बारे में सबसे पहला जो हमको समझ में आता है कि प्रोफेसर मेहता का यदि विश्लेषण किया जाए, उनको पूरा गोदान उपन्यास जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको समझ में आएगा गोदान उपन्यास पढ़ने के बाद कि प्रोफेसर मेहता जो है अस्पष्टवादी हैं। यदि 4 ऑप्शन रहेगा, पूछेगा कि इनमें कौन अस्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता लाट लपेट की बात नहीं करते हैं घुमा फिरा करके। प्रोफेसर मेहता अस्पष्टवादी है। किसी को कुछ कह देता है, आपको भला लगे चाहे बुरा लगे, वो कह देगा। जैसे याद करिए, एक मैंने आपको बताया था, बात बताई थी कि जब इन लोग शिकार खेलने के लिए राय साहब धनुष यज्ञ कर रहे थे, सभी को बुलाया, क्योंकि राय साहब एक अवसरवादी व्यक्ति थे, सभी को कनेक्ट करके रखना चाहते थे वो अपने फायदे के लिए। तो एक धनुष यज्ञ कर रहे थे, सभी को उन्होंने बुलाया था, सभी का टीम बन गया। प्रोफेसर मेहता मिस मालती का टीम बना इधर। अब जब वो गए हैं शिकार करने के लिए, तो एक गांव की लड़की जो होती है उनके शिकार को चुन लेती है, उनके यहां लोग जाते हैं, खूब खाते पीते हैं। लेकिन प्रोफेसर मेहता जो रहते हैं वो गांव की उस लड़की को थोड़ा सा देख करके उसके विचारों को, स्वभावों के प्रति आकर्षित होते हैं। अब यहां जो मिस मालती होती है वो प्रोफेसर मेहता को उनके विचार और स्वभाव के प्रति आकर्षित हो गई हैं। ध्यान से समझिएगा। यह भी आपको पता है कि बाद में प्रोफेसर मेहता जो है वो शादी का प्रपोजल जब रखते हैं मिस मालती को, तो डिनाई कर जाती है। तो सबका कैरेक्टर बताएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। शुरू में तो ये बहुत ज्यादा एक तरफा प्यार उमड़ रहा था। जो मिस मालती होती है वो अविवाहित महिला होती है, वो 2 बहनें उनकी होती हैं और पिता जो उनके होते हैं वो शहर के जाने माने व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो शराब के लत में लग चुके होते हैं, तो उन पर काफी कर्जा रहता है। 20-25 हजार उस समय कर्जा होता है जो करोड़ों अरबों का था, समझ गए।
तो काफी कर्जा में वो डूबे हुए थे, मिस मालती के बाबूजी। तो वो घर का बोझ था, अपनी कमाती थी, तो अविवाहित थी, तो जो प्रोफेसर मेहता थे उनके प्रति वो आकर्षित रहती हैं। लेकिन बावजूद लास्ट में प्रोफेसर मेहता शादी के लिए रेडी हो जाते हैं मिस मालती से, लेकिन मिस मालती डिनाई कर देती हैं। तो किस प्रकार का आकर्षण था ये हम लोग इसमें सोचेंगे कि जो एक तरफा प्रेम झलक रहा था, और जब उधर से ग्रीन सिग्नल आया कि शादी करेंगे तो ये मना कर दी। तो अब इसमें क्या रहस्य है, इन सब चीजों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। और इनसे आप क्या समझते हैं, उनके व्यवहार के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में आप क्या अंदाजा लगाते हैं। तो प्रोफेसर मेहता एक स्पष्टवादी बीच व्यक्ति था। प्रोफेसर मेहता बोलता है उस दिन मिस मालती को कि देखो, ये जो लड़की जो देख रही हो तुम, ये जंगल में हम लोग आए हैं शिकार करने के लिए, और ये लड़की में जो गुण है, ये गुण यदि तुम में आ जाता तो तुम्हारे हम पैरों पर गिर पड़ते। यदि ये वाला गुण यदि तुम में, इसका जो कुछ कुछ गुण है इस लड़की वाला, यदि तुम में आ जाता तो हम तुम्हारा नतमस्तक हो जाते। तो अब वो कौन सा गुण, तो कहते हैं कि तुम सब कुछ हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ, सबका गुण है ना। एक गुण नहीं है, तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि करते तो हैं, लेकिन नहीं कर सकती हो। प्रेम वह नहीं होता है जो तुम समझ रही हो। वो समझाते, वो दर्शन शास्त्र का है, वो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर है, वो समझता है कि प्रेम वास्तव में क्या होता है। आप याद करिए, हम लोग चिंतामणि में पढ़ चुके हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि प्रेम क्या होता है। कुछ उसी लहजे में वो समझाते हैं मिस मालती को कि प्रेम जो तुम समझ रही हो वो प्रेम वो नहीं है, प्रेम ये है। प्रेम भौतिक नहीं है, प्रेम शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि प्रेम आत्मिक मिलन है। एक आत्मा दूसरे के आत्मा को सहस्त्र स्वीकार कर ले, प्रेम उसको कहते हैं। मिस मालती को उतना शुरुआत में नहीं समझ में आता है, बाद में समझ में आने लगता है। और प्रोफेसर मेहता को वो अपना टीचर मान लेती हैं, लेकिन शादी नहीं करती हैं। वो कहती है टीचर का मतलब कि आप मेरे गुरु के जैसे, मतलब कि आपने हमको बहुत कुछ सिखाया, और ये दुनियादारी क्या होता है आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हम विवाह आपसे नहीं करेंगे। समझ गए, वो हम बाद की बात बताएंगे, ये कहानी में भी है। तो प्रोफेसर मेहता यह है कि अस्पष्टवादी है। एक बार राय साहब को प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि आप शादी के लिए पूछते हैं कि शादी मैं अपने बेटे की किससे करूं, या कोई बाप अपनी बेटी या बेटा की शादी किससे करे। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है हमको। आप शादी के लिए पूछ रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो बालिग हो चुका है, जो बालिग भी नहीं है, जिसकी उम्र काफी ठीक ठाक हो चुकी है, वो परिपक्व है, और उसकी शादी के बारे में आप इसलिए निर्णय लेते हैं क्योंकि आप बाप हैं। ये ठीक नहीं लगता है, ये हास्यास्पद है। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर मेहता को ऐसा लगता है कि ये जो राय साहब जो शादी के लिए पूछ रहे हैं अपने बाल बच्चों के बारे में कि हमको अपने बेटे या बेटी की शादी किससे करनी चाहिए, ये बड़ा बेवकूफियत वाली बात लगती है। कहते कि शादी एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, आप उसका जीवन का सौदा ये आप कैसे तय कर सकते हैं, आप बाप हैं इसलिए नहीं। तो वो बड़ा क्लियरली कहते हैं, तो इन सब चीजों को बड़ा स्पष्ट कह देते हैं। अब आप सोचिए, वो प्रोफेसर मेहता को उस समय ये अंदाजा था कि समाज में 1935 ईस्वी में माँ बाप के सहारे ही शादी होती थी। माँ बाप जहां तय कर देते थे, जहां बांध देते थे, खूंटा में जैसे रस्सी बांधा जाता है गाय भैंस को, वैसे ही पहले शादी होती थी। एकदम हाँ ना का तो कोई पूछा भी नहीं जाता था कि आपको ये पसंद है कि नहीं पसंद है। कैसे नहीं होगा, हम बाप हैं, हम कहे तो होना ही होना है। तो उसमें वो हंसते हैं। तो वो कहते हैं कि बड़ा माने बेवकूफियत की हद है कि कोई बाप अपने बेटे बेटी की शादी, जो परिपक्व है उसकी शादी खुद तय कर दे रहा है। उसको करने दो ना, वो होशियार है, वो समझदार है, जिंदगी उसको बिताना है उसके साथ, तो उसको करने दो। तो बड़ा स्पष्टवादी है, सभी को मुंह फट टाइप के हैं, स्पष्ट कह देते हैं। तो इन सभी पात्रों में से यदि कोई सबसे ज्यादा स्पष्ट है, उसको काहे का डर।
ना उसका बाल बच्चा है, ना उसकी पत्नी है, ना कोनो धन से मोह है, ना किसी प्रकार का और झंझट है, ना उसको चुनाव जीतना है, ना बेटे बेटी की शादी करनी है, कुछ है ये नहीं है, फ्री फंड आदमी है, आगे नाथ न पीछे पीछे पगा। तो 10 को कैरेक्टर में से पूछा जाए कि इसमें सबसे स्पष्टवादी कौन है, तो निसंदेह जो है सो प्रोफेसर मेहता होगा, प्रोफेसर मेहता होगा, क्योंकि वो दर्शन शास्त्र का अखड़ स्वभाव का है। उसको क्या है, उसको कहीं कोई प्रेम मोह कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसी को कुछ ध्यान से कह देता है जो है सो। आप बुझते रहिए कि आपको क्या, आपको तीता लग रहा है कि मीठा लग रहा है, तो वैसे कह देते थे। तो प्रोफेसर मेहता के बारे में पहला जो स्टेटमेंट मैं कहना चाहूंगा, ये अस्पष्टवादी थे। ये क्या थे? अच्छा, इसी के माध्यम से देखो भैया, पूरी जो कह सकते हैं कि पूरा जो उपन्यास है, यदि उसको पढ़ा जाए और समझाया जाए एक एक लाइन, तो वो तो बच्चा वाला भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि 1-2 महीना तो खाली गोदाने में लग जाएगा, सिलेबस बड़ा है ना, आप समझिए। तो जितना हो सकता है इसको हम लोग निचोड़ करके रस कई बार निचोड़ेंगे, कई बार निचोड़ेंगे कि इसका रस छूटे ही ना। नहीं समझ रहे हैं? कई विधि से। क्या प्रोफेसर मेहता के बारे में हम नहीं बताए हैं? मिस मालती के बारे में तो वहीं से हम नहीं खत्म कर सकते थे, नहीं। लेकिन जो बात हम नहीं बताए हैं या जो प्रसंग नहीं आ पाया है, उस प्रसंग के माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। बात समझने का प्रयास करिए, प्रसंग आते रहेगा। तो अभी हम आपको ये बात नहीं बताए थे, शादी वाली बात नहीं बताए थे, बीच बीच में वो ध्यान में रहते रहेगा और उसको हम बताते रहेंगे। तो कैसे अस्पष्टवादी थे वो 2-3 इनके पूरे उपन्यास में कुछ एग्जाम्पल है जिससे आप स्पष्ट कह सकते हैं कि प्रोफेसर मेहता जो थे अस्पष्टवादी थे। पहला तो एक था कि मिस मालती को बड़ा मुंह पे कह दिए थे कि यदि तुमको ये लड़की वाला, तुम इससे जल तो रही हो कि मेरे प्रति हम इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन यदि इसके वाला गुण कुछ यदि तुम्हारे में हो जाता तो हम तुम्हारे पैर पड़ जाते अभी। तो वो गुणे नहीं है तुम्हारे में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो बड़ी जो है सो खराब उनको लगता है मिस मालती को। तो सबसे पहला तो हम लोग ये देखे हैं कि मालती जब प्रोफेसर मेहता और मिस मालती जो है वो शिकार करने के लिए जाते हैं, तो मालती को जो है, मालती को शिकार के समय, शिकार के बाद कुछ स्पष्ट जवाब देते हैं, है ना, और कहते हैं कि प्रेम जो तुम समझ रही हो वो नहीं होता है। तो मालती को ये शिकार के बाद समझाते हैं कुछ, या स्पष्ट बोल देते हैं। अब सब नहीं लिखा पाएगा कि वो क्या बोल, स्पष्ट बोल देते हैं। क्या बोले मैंने आपको बताया है ना, वो कह देते हैं कि यदि ये लड़की वाला गुण यदि तुम्हारे अंदर आ जाता तो तुमसे बढ़िया महिला पूरे वर्ल्ड में नहीं होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दूसरा ये कहते हैं कि एक और बात बताते हैं कि राय साहब का प्रसंग ले लीजिए। राय साहब को कहते स्पष्ट बोलते हैं कि विवाह दूसरे के विवाह को तय करना हास्यास्पद है। क्या है? हास्यास्पद है। ये बोल दिए थे। इसके बाद जो है ये दोहरे जीवन से भी ये नफरत करते थे। कहते थे कि देख भाई, यदि आपको मान लीजिए कि मीट मुर्गा शराब, आप जैसे मीट मुर्गा खाते हैं तो आप कहिए ना कि हम मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। यदि शराब भी पीते हैं तो कहिए कि हम शराब पीते हैं। कई बार कहते हैं कि एक पीने वाले लोग हैं, एक नहीं पीने वाले लोग हैं। लेकिन मान लो कि वो कहते हैं कि मैं नहीं खाता हूं, तो नहीं खाता हूं तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि नहीं खाता हूं, इसमें हमारे पास तर्क है कि मैं क्यों नहीं खाता हूं। आप खाते हैं तो आप क्यों शर्माते हैं? आप पीते हैं तो आप क्यों शर्माते हैं? आपके पास कोई वाजिब तर्क होना चाहिए। आप खाते और पीते भी हैं और आप उसको छुपाते भी हैं। आप कहते हैं कि नहीं,
नहीं खाना चाहिए, और आप चुपके चुपके मार भी लेते हैं। तो कहते ये दोहरा चरित्र उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए वो क्लियर कट व्यक्ति थे। तो प्रोफेसर मेहता क्लियर कट व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। एक बात तो हमने आपको बता दिया। दूसरा बात मैं बता रहा हूं कि ये जो भाई साहब थे वो थोड़े से जो थे, दूसरा ये बात बता रहा हूं कि ये भावुक थे। क्या थे? भावुक थे, संवेदनशील थे। ये क्या थे? भावुक थे या संवेदनशील थे अपनी जिंदगी में। कई बार दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं तो भावुक रहेंगे ही रहेंगे, समझ गए। तो कभी कभी भावनाओं में जो है वो बहते थे, और दुनिया में जो भी गरीबी या जो शोषण होता था दलितों का या लोगों का, किसानों का, तो उसके प्रति थोड़े से जो है वो बड़ा सेंसिटिविटी इनकी झलकती थी, बड़ी संवेदनशील थे ये। तो कई एग्जाम्पल ऐसे आ सकते हैं जिसमें ये अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। एक चीज और है जिसमें जरूरत पड़ेगा, उसका ज्यादा डिटेल करेंगे। ये परिश्रमी भी थे, परिश्रमी थे, और समय बर्बाद बिल्कुल भी, समय के पाबंद थे, समय के पाबंद थे। ठीक है, इनकी ये विशेषता थी। तो दर्शन शास्त्र का है तो ये रहेगा ही रहेगा। भावुक होने के साथ साथ इनके स्वभाव में एक और था, लज्जाशील थे। आप चाहे तो उतार भी सकते हैं। लज्जाशील स्वभाव के थे। लज्जाशील स्वभाव के कैसे थे? लज्जाशील स्वभाव के थे। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मिस मालती को तो बड़ा समझा देते थे, लेकिन समस्या इनकी एक बहुत बड़ी थी कि ये शादीशुदा तो थे नहीं, समझ गए। तो ऐसे कंडीशन में होता ही इनके साथ ये था कि अच्छा, विवाह के बारे में ये क्या राय रखते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रेम के बारे में ये क्या राय रखते हैं, स्त्रियों के बारे में इनका क्या विचार था, तो सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। प्रोफेसर मेहता एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इस उपन्यास में, सबका डिटेल में वर्णन करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तो बात कर ही लेंगे। तो प्रोफेसर मेहता लज्जाशील स्वभाव के थे। मतलब इनकी समस्या थी कि लड़की जैसे ही देखते थे या महिला, तो इनका दिमाग उड़ जाता था। इनको क्या कहना है, क्या बोलना है, ये सब भुला जाते थे। मतलब किसी किसी फिल्म में कभी कभी देखे होंगे कि हीरो जैसी लड़की को देखता है या हीरोइन को, तो उसका दिमागी काम करना बंद कर, कुछ इसी टाइप का थे ये। इनको समझ में नहीं आता था कि अब कैसे इनके साथ बात करना है। वो थोड़ा सा दिमाग जो है इनका, चूंकि थोड़ा शादी से बचना चाहते थे, लड़कियों से बचना चाहते थे, तो लड़की या महिलाओं के प्रति इनका एक विशेष रवैया हो जाता था। ये सामान्य लड़की को या स्त्री को नहीं लेते थे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का देखते थे स्त्री या महिला को, समझ गए। तो लज्जाशील स्वभाव के थे। सभी महिलाओं या लड़कियों से इनको बात करने में झिझक होती थी। स्पष्टवादी थे, जिससे बात करने बैठते थे, यदि जो इनको समझता था तो उनको बहुत क्लियर कट बातों को बता देते थे, समझा देते थे। लेकिन जब कोई अनजान अनोन सी लड़की या महिला आ जाती थी, तो उसके साथ ये बात करने में झिझकते थे। तो ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि प्रोफेसर मेहता सब कुछ के जानकारी और अनुभव होने के बावजूद भी लज्जाशील स्वभाव के थे, ये आपको जानना है। तो ये आश्चर्यजनक है। आपको आ जाएगा कि प्रोफेसर मेहता का कौन सा गुण जो है या इनका जो चरित्र का जो चित्रण है वो कौन सा नहीं आया है गोदान में। तो लज्जाशील स्वभाव, तो आप सोचेंगे कि लज्जाशील नहीं होंगे ये, लेकिन लज्जाशील ये हैं, तो गड़बड़ा जाएगा। बात समझिए, ये बहुत लजकोटर स्वभाव के थे। बाकी जिनसे बनता था बातचीत करते थे, उसी से करते थे, बाकी किसी से नहीं बात कर पाते थे, और महिलाओं से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते थे, इनका ये था। तो लज्जाशील स्वभाव के थे, ये भी है। स्पष्टवादी थे, ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया। परिश्रमी और समय के पाबंद थे। जनरली जो थे समय के पाबंद होते थे, परिश्रमी तो थे, काम करते थे। कहा जाता है कि रात में देर से सुतते थे और बहुत बिहाने उठ जाते थे। कौन? प्रोफेसर मेहता के बारे में बताया जाता है कि रात में काफी देर से सोते थे, है ना, और बिहाने उठ जाते थे। तो टाइम बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि सुतल है पड़ल है, सो नहीं। प्रोफेसर मेहता बहुत टाइम के पंक्चुअल और उसमें थोड़ा सा वो रहते थे। परिश्रमी तो थे ही थे, मल्टी टैलेंटेड भी थे प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता कबड्डी भी खेल लेते थे, शिकार भी खेलने जाते थे, कभी कभार मनोरंजन भी लोगों के साथ कर लेते थे, है ना।
और तरह तरह के माने कई गुण के आगर थे, मल्टी टैलेंटेड थे, कई चीजें इनको आती थी, है ना। तो प्रोफेसर मेहता दूसरे का लड़ाई भी सुलझा देते थे, दूसरे का, जैसे खन्ना, मिस्टर खन्ना और उनकी वाइफ जो थी, वो लड़ाई हो जाती थी उन दोनों में, तो कई बार दोनों का लड़ाई भी सुलझा देते थे ये, है ना। वो दोनों को के लाइफ को पटरी पे ले आए थे। तो ये इनमें बहुत प्रकार का गुण था, ये तो है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, लज्जाशील स्वभाव के थे, ये तो आपको पता ही चल गया है कि लज्जाशील कैसे थे। महिला देखते ही इनका जो है सो दिमाग उड़ जाता था। एगो ये आपको जानकारी रखना है। स्त्रियों के बारे में क्या राय देते हैं ये, स्त्रियों के बारे में इनका क्या राय होता है, ठीक है। तो जो स्त्री को ये परिभाषित करते हैं, मिर्जा खुर्शीद साहब थे, तो मिर्जा खुर्शीद साहब को स्त्रियों की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि स्त्री जो है वो ये धरती के समान जो है, पृथ्वी के समान जो है, ये धैर्यवान होती है। जो प्राणी इस धरती के समान धैर्यवान है वही स्त्री है। स्त्री में प्रेम है, इस स्त्री में करुणा है, दया है, और स्त्री उस इंसान के आदर्श दशा को प्राप्त कर गई है जो पुरुष नहीं प्राप्त कर पाया है। मेरी बात समझिए, स्त्री को बोलते हैं कि स्त्री प्रकाश है, स्त्री प्रकाश है, स्त्री उस आदर्श दशा को प्राप्त कर ली है जो पुरुष नहीं प्राप्त कर पाया है। कौन सी आदर्श दशा? तो स्त्री में इतना कैपेसिटी है, इतनी सहनशीलता है, इतना धैर्य है, इतना सहानुभूति है कि स्त्री जो है वो बहुत चीजों को झेलते हुए चल सकती है, आगे बढ़ सकती है। इनका स्त्री के ऊपर ये विचार था, तो स्त्री को कभी खराब नहीं मानते थे। महिलाओं को ये एक अलग रूप में देखते थे। महिलाएं एक अलग टाइप की होती है, मैंने पुरुषों की तुलना यदि करे महिलाओं से, तो पुरुष बहुत ही छीछा लेदर टाइप के आदमी होता है। महिलाएं जो होती हैं वो एक अलग लेवल पर पहुंच गई हैं। वो महिलाओं को जेनेटिकली ट्रांसफर होते गया, माता को बेटी से, फिर बेटी को उनकी बेटी में, फिर उनकी बेटी को उनकी बेटी में। तो महिलाएं थोड़ी सी बहुत चीजों को सह लेती हैं। और अब उनका कहना है कि आप अधिकार की बात करती हैं, आप वोट की बात करती हैं, आप दावे अपना दावा की बात करती, मेरा राइट्स है। वो भाषण जो देते हैं विमेन्स लीग वाले में, उसमें वो कहते हैं, प्रोफेसर मालती के सहयोग से विमेन्स लीग में वो भाषण दिए थे, आपको पता है। तो प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि भाई यदि महिला अपने अपने अधिकारों की बात करने लगे तो कैसे होगा? महिला यदि अपने अपने अधिकारों की बात करने लगे तो फिर कैसे होगा? एक वो बात बताने का इच्छा है। सच पूछिए तो मतलब अब हमको ऐसा लग रहा है तो मैं बता रहा हूं, प्रोफेसर मेहता जो इसमें कैरेक्टर में आया है उसका 80-90% गुण मेरे से मिलता है। दर्शन शास्त्र का है, हम लोग भी कुछ उसी टाइप का पढ़े हुए हैं। तो जो महिलाओं के बीच बारे में है विचार या अन्य चीजों के बारे में, तो वो लगभग मेरा भी राय ऐसे ही बनता है। तो हमको प्रोफेसर मेहता को ज्यादा समझने में देर ही नहीं लगा, क्योंकि प्रोफेसर मेहता के ही कैटेगरी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम, बहुत सारे धरती पर लोग हैं जो उसी कैटेगरी के हैं, जो उसका एक वो करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, समझ गए। तो जैसे महिलाओं के बारे में ये वो बताते हैं महिलाएं क्या हो रही हैं। तो महिला जो है वो एक अलग लेवल पे चली गई है, ठीक है, वो उनका मानना है। लेकिन वो 1935 का मानना था। अब आज के जो लोग हैं वो बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, अब थोड़ा सा एक परिष्कृत सोच है लोगों के सामने। या मैं अपनी बात कर रहा हूं तो एकदम हूबहू नहीं मिलता है बहुत सारा चीज। यदि हम 1935 में शायद होते तो पढ़े लिखे होशियार दर्शन शास्त्र वाले, तो शायद वैसे ही सोचते। खैर, तो मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि महिला जो है वो एक, महिला में जो प्रेम है वो एक इस ऐसे सीमेंट की तरह है जो एक पारिवारिक जीवन को, एक दाम्पत्य जीवन को, उसके अंदर जो एक सहनशीलता और जो प्रेम है
वो सीमेंट के रूप में काम करता है और दाम्पत्य जीवन को क्या करता है कि बांध करके रखता है। और वो आगे जो है वो अपनी सेवा भाव से उसको क्या कर लेता है कि गड़बड़ चीजों को भी ठीक करना जानता है। अब कहिएगा सर ये एक साथ क्या आप इतना बोल दिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं महिलाओं में ढेर सारा गुण होता है जो पुरुषों की तुलना में। महिलाओं में जैसे सहनशीलता तो है, ये है, एक सेवा भाव भी होता है। महिलाएं आप देखिएगा अपने घर में मां बहन को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग से उतना नहीं बन पाएगा, पुरुषों से उतना नहीं बन पाएगा। जितनी महिलाएं निस्वार्थ होकर के करती हैं, सबकी सेवा करते रहती हैं, है ना, तो उन्हीं का जो सेवा भाव है वही परिवार को बांधे रहता है हिंदुस्तान में। इस बात में कोई दो मत नहीं है। तो फिर कहेंगे कि सर फेमिनिज्म क्या है, ये जो महिलावाद है, महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष चलना चाहिए। जैसा कि विमेंस लीग में कुछ उसी प्रकार का भाषण का थीम था कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए पुरुषों की तुलना में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ने थोड़ा अलग तो बनाया ही है महिला और पुरुष को। यदि महिला भी यदि पुरुष के जैसा ही सेम विचार रखने लगे तो फिर कैसे हो पाएगा। तो फिर हिंदुस्तान का जो एक परिवार का जो एक सिस्टम है इसको खत्म करना पड़ेगा। महिलाएं ऑब्वियसली यूरोप की महिलाओं के जैसा आपको नजर आएंगी। आज के 50 साल बाद यूरोप की महिलाएं आती हैं। हम लोग इलाहाबाद में, दिल्ली में, बनारस में थे तो यूरोप की महिलाएं पीछे बैग, बड़ा सा बैग, जैसे हम लोग बैग तो उसी को देखते हैं जो पुलिस वगैरह में जाता है तो बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बैग उसके पास होता है, आर्मी वर्मी मैन के पास। वैसी महिलाओं का पीछे यहां से लेकर यहां तक बैग है और आगे भी बैग है। तो वो पुरुषों की तरफ खूब जो है सो चल रही है और वो पुरुष के जैसा ही जो है विचार व्यवहार रखती हैं। तो वहां शादी वादी होती है नहीं और वहां परिवार वरिवार कोई सिस्टम है नहीं। शादी होती है लेकिन इस तरीके से नहीं। दोनों में से एगो नहीं तनी मनी सहेगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। एगो सहेगा मतलब ऐसा नहीं कि शोषण होगा तो सहेगा, मतलब कि 20 को बात इधर से हुआ तो वो 19 को बोले, 18 को बोले, है ना। 20 का 20 बोलेगा तो टकर जाएगा तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी। एक आध बार चुप भी हो जाए, नहीं समझ रहे बात, मेरी बात समझिए। तो ये है हिंदुस्तान का समाज का जो है सो वो व्यवस्था, ठीक है। तो महिलाओं के बारे में उनका ये राय है प्रोफेसर मेहता का कि स्त्री जो होती है एक अलग टॉप लेवल पे है जिसमें जो क्वालिटी जो स्त्रियों में है वो पुरुषों में नहीं है। लेकिन स्त्रियों को चेताते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का आंख बंद करके नकल करना ठीक नहीं है। आप एक बार लंदन चली गई, वहां से पढ़ लिख करके आ गई, अब आपको लगता है कि वहां की बेटियों की तरह ही हो जाना है। तो वहां की बेटियां तो 7-8 शादी करती है, तो यहां की भी बेटियां 7-8 शादी करेंगी तब तो करेंगी बाद में, आज के 1000 साल बाद। लेकिन हजारों साल से, कई हजारों साल से तो परंपरा यही है कि बेटियां 7-8 शादी नहीं करती हैं, है ना। मजबूरी में एक के बाद दो हो सकता है, लेकिन शौक से कोई करते चले तो फिर तो अलग बात है, या शादी करे ही ना, तो तमाम प्रकार की बात। तो वो वही चेताते हैं कि वो यूरोप वाला इधर नहीं चलता है और ये चलेगा भी तो हजारों साल बाद चलेगा। लेकिन आप अचानक से धड़ाम से इसको उतारना चाहते हैं तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगा। जो हजारों साल से हिंदुस्तान की परंपरा है वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ज्यादा नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने लगे। तो स्त्री के बारे में जो है वो खुर्शीद, एक बार खुर्शीद जो मिर्जा खुर्शीद से कहते हैं कि स्त्री जो होती है, एक बार मिर्जा खुर्शीद से कहते हैं, मिर्जा खुर्शीद भी दुकान चलाते थे, जूता उता का दुकान था, शहर में काफी फैक्ट्री वैक्ट्री इनका चलता था, दुकान वगैरह। तो मिर्जा खुर्शीद से ये कहते हैं प्रोफेसर मेहता, क्या कहते हैं कि स्त्री जो है, स्त्री बराबर पृथ्वी की तरह धैर्यवान है। जैसे पृथ्वी सबका बोझा धैले है, वैसे ही ये कहते हैं कि स्त्री जो है वो वफा और त्याग की मूर्ति होती है। आज के डेट में कोई मानेगा नहीं है कि स्त्री सबका ठेका ले ली है कि वफा और त्याग का मूर्ति रहेगी और पुरुष नहीं उसका वो ध्यान रखेंगे, ठीक ना।
तो एक और बात कहते हैं ये कि बट आप क्या करिए, लेकिन क्या करिए कि पाश्चात्य सभ्यता का मत, पाश्चात्य जो सभ्यता है, सभ्यता, उसका नकल मत करिए, मत करिए, वो ये कहते हैं। तो ये बात है कि स्त्री के बारे में प्रोफेसर मेहता की क्या राय थी। प्रोफेसर मेहता एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है गोदान उपन्यास में, तो प्रोफेसर मेहता के बारे में आपको जानना जरूरी है कि प्रोफेसर मेहता कौन कौन से विचार रखते थे, समझ गए। महिलाओं के बारे में क्या विचार रखते थे, वो उनका खुद का स्वभाव कैसा था, तो स्पष्टवादी थे, थोड़ा भावुक भी थे, परिश्रमी और समय के पाबंद थे। इसके अलावा थोड़ा लजकोटर स्वभाव के थे, लज्जाशील स्वभाव के थे। स्त्रियों के बारे में विचार रखते थे कि वो वफा और त्याग की प्रतिमूर्ति होती हैं और पृथ्वी के समान स्त्रियां धैर्यवान होती हैं। स्त्री यदि धैर्य को छोड़ करके, प्रेम को छोड़ करके, त्याग को छोड़ करके, व्रत को छोड़ करके यदि सिर्फ समानता की बात करने लगे तो फिर भारत का समाज और जो दाम्पत्य जीवन, जो एक परिवार जो हम लोग देखते आए हैं, वो नहीं रहेगा। फिर सब होगा, स्त्री भी काफी ऊंचा उड़ान उड़ेगी, लेकिन फिर वही होगा कि चलिए नहीं पाएगा व्यवस्था हिंदुस्तान वाला, फिर वही हो जाएगा। एक और कहते हैं कि इनको पूछा गया कि आप जीवन को किस प्रकार से देखते हैं। पहले थोड़ा सा देख देता हूं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के, ओहो दूसरा कलम से लिख दिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काला से जो लिख रहा हूं, बहुमुखी, बहुमुखी प्रतिभा इनमें थी। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब यह था कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, कबड्डी भी खेल लेते थे, है ना, शिकार भी खेलने जाते थे, XYZ इसी तरीके का था। तो ये जो थे भाई साहब, कैसे कैसे, जैसे कबड्डी खेलना जानते थे, प्लस में शिकार खेलते थे, इससे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा झगड़ा भी सुलटा देते थे, झगड़ा भी क्या कर देते थे, झगड़ा खत्म करने की क्षमता थी, लोगों में समझौता करा देते थे। तो इस प्रकार की बात है। एक और आपको कि ये जीवन को किस रूप में देखते थे, प्रोफेसर मेहता जीवन को किस रूप में देखते हैं, जीवन को। तो प्रोफेसर मेहता जीवन को जो है, प्रोफेसर मेहता जो है वो जीवन को एक क्रीड़ा के रूप में देखते हैं। प्रोफेसर मेहता जीवन को एक खेल के रूप में लेते हैं। प्रोफेसर मेहता जीवन को मानते हैं कि जीवन जो है वो कुछ नहीं है, बस आए हैं, हंसिए खेलिए और जाइए, जीवन में और कुछ नहीं है। प्रोफेसर मेहता ये मानते हैं कि भूत की चिंता, जो भूत में जो बीत गया है उसके चक्कर में रहना ठीक नहीं है, और भविष्य की चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान को कायदे से आपको जीना चाहिए। तो ये प्रोफेसर मेहता का कॉन्सेप्ट था कि भूत का छोड़ो, भविष्य की चिंता भी छोड़ो, वर्तमान का जो समय है उसका सदुपयोग करो, अच्छे से जियो, भविष्य भी ठीक ही होगा, समझ गए। तो भूत और भविष्य को त्याग करके वर्तमान में जीवन जीने के लिए जो है वो वर्तमान जीवन को एक क्रीड़ा मानते हैं, खेल मानते हैं प्रोफेसर मेहता। तो मैं बस यही लिख दे रहा हूं कि प्रोफेसर मेहता जीवन को जो है वो किस रूप में लेते हैं, क्रीड़ा के रूप में लेते हैं, क्रीड़ा के रूप में, खेल के रूप में। वो गोविंदी से कहते हैं, गोविंदी कौन है, गोविंदी से कहते हैं कि हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, हमें सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। ये गोविंदी से कहते हैं, गोविंदी से कहते हैं कि हम लोगों को सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं तो वर्तमान में जीता हूं। गोविंदी कौन है, खन्ना की वाइफ है, आपको पता है। तो उस तरीके से गोविंदी का झगड़ा भी ये सुलझाते रहते हैं। एक चीज और जानिए आप प्रोफेसर मेहता के बारे में कि ये पैसा के बारे में क्या विचार रखते हैं, धन के बारे में, धन के बारे में जो है वो क्या इनका विचार है प्रोफेसर मेहता का। तो धन के बारे में ये कहते हैं, पैसा के बारे में, कि देखो भाई पैसा जो है वो सिर्फ जीवन निर्वाहन का एक साधन है, जीवन निर्वाह का एक साधन है। पैसा से जिंदगी नहीं जिया जाता,
हाँ, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा एक आवश्यक वस्तु है। लेकिन यदि हम जीवन जीने में सिर्फ पैसा को ही आधार बना दें तो उसको जीवन जीना नहीं कहते हैं। और ये सारे लोग कहते हैं ऐसा। आप रामचंद्र शुक्ल में भी पढ़ रहे होंगे, समझ बात के ना। तो एक अर्थ पिचास जो है सो एक शब्द आया था, आप याद करिए, अर्थ पिचास। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि दुनियादारी, सच झूठ और अच्छा बुरा में फर्क किए बगैर बस पैसा है, पैसा, तो वो गड़बड़ा जाता है। ये प्रोफेसर मेहता ऐसे नहीं है। प्रोफेसर मेहता का मानना है कि भाई ऐसा है कि धन तो जरूरी है लाइफ में, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ, ऐसा नहीं कि हम पैसा को ही जीवन का आधार बना दें, क्योंकि पैसा में संपूर्ण सुख नहीं है, पैसा में संपूर्ण सुख नहीं है। और यही बात मिस मालती जो है, मिस मालती मिस्टर खन्ना को बोलती हैं, इन्हीं से ट्रेंड रहती हैं। वो एक बार जो है, एक बार क्या वो होता क्या है कि इधर मिस मालती जो है प्रोफेसर मेहता को पसंद कर रही हैं, अब आप समझिएगा, और मिस मालती को वो खन्ना जो है सो उस पर आगे पीछे हुआ है, लट्टू हुआ है। मिस मालती का हम लोग कैरेक्टर अभी देखेंगे कि वो किस प्रकार की महिला है। उनको कहा जाता है कि बाहर से वो तितली हैं और अंदर से जो है वो मधुमक्खी है, वो मिस मालती को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो प्रोफेसर मेहता पैसा को किस रूप में लेते हैं? धन दौलत को। तो प्रोफेसर मेहता धन दौलत को जो है वो सिर्फ जीवन निर्वाह का साधन के रूप में मानते हैं कि जीवन किसी तरीके से जीने के लिए बस है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो ये भी कहते हैं कि देखो ये समाज में विषमता है, तो पैसा यदि छींट दोगे तो विषमता दूर नहीं हो जाएगा। इसके लिए सोच को बदलना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, नहीं तो ये जिंदगी में ऐसे ही रह जाएंगे। पैसा आएगा, दारू पी जाएंगे, तो ये शिक्षित नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। तो पहले तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है इनका। तो पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन सुखी बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसा प्रोफेसर मेहता तर्क देते हैं। तो धन के बारे में प्रोफेसर मेहता का तर्क है कि धन जो है जीवन निर्वाह का मात्र साधन है और कुछ नहीं है। जो बाकी लोग धन के तरफ में हाय हाय करते हैं, तो इसलिए प्रोफेसर मेहता मस्ती में है ना, इसलिए राय साहब मजे में नहीं है, इससे धनी है राय साहब, खन्ना भी इससे धनी है लेकिन मजे में नहीं है। तो धन को ये मानते हैं, धन को ये जीवन निर्वाह का एक साधन मानते हैं, मात्र निर्वाह का साधन मात्र मानते हैं और कुछ नहीं है। इनका कहना है कि धन से सामाजिक विषमता को दूर नहीं किया जा सकता है। पूरा जगह नहीं हम लिखेंगे, नहीं कुछ कुछ बोल देते हैं इसे, ठीक है। एक और है प्रेम क्या है इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रेम क्या है। प्रेम क्या है? तो प्रेम के बारे में कई बार बातचीत के दौरान मिस मालती को यह समझाते हैं कि प्रेम क्या है। तो कहते हैं कि देखो भैया, प्रेम ये है कि प्रेम रंग रूप सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य, प्रेम उसको नहीं बोलते हैं। उसके प्रति आकर्षण है, उसको प्रेम नहीं बोलते हैं। इनका कहना है कि प्रेम तो आत्मिक मिलन है, प्रेम आत्मा अटैच होना चाहिए, है ना। और प्रेम में स्वार्थ नहीं है। प्रेम में ये कहते हैं कि समर्पण होना चाहिए। कहते हैं ये शादी विवाह को भी कनेक्ट करते हैं प्रेम से। कहते हैं कि जब तक एक जीव दूसरे को पूर्णता सरेंडर ना कर दे कि हम सिर्फ उसी के लिए हैं, वो समर्पण। देखिए ये समर्पण है। सरेंडर का मतलब समर्पण मतलब हम उसी के लिए हैं, बस हो गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बस हम उसी के लिए। तो ये जो सेवा भाव है, ये जो समर्पण है, ये जो त्याग है निस्वार्थ, उसको प्रेम कहते हैं। और उसी के बाद शादी होनी चाहिए, वो इनका कहना है। ये यदि ऐसा दो जीवों के बीच है तो शादी होनी चाहिए, वरना यदि ऐसा नहीं है और यदि शादी है तो कहते हैं कि उसको अय्यास कहते हैं, फिर अय्यासी है ये। वो कहते हैं कि उसको फिर शादी विवाह नहीं कहते हैं। यदि कहीं कुछ दूसरा स्वार्थ है
किसी ने इस बात को इग्नोर करके, सेवा भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, पूरी सरेंडर अपने आप को एक व्यक्ति दूसरे को नहीं किया है, एक महिला पुरुष को, पुरुष महिला को, तब उसको प्रेम नहीं कहते हैं। वो अयासी चल रहा है, और शादी भी कोई मतलब नहीं है। तो ये इसीलिए कहते विवाह नहीं करूंगा। अब ऐसा आदमी विवाह नहीं करेगा। दिमाग में एक से एक चीज चल रहा है, कब विवाह करेगा ऐसा आदमी? नहीं समझ पा रहे हैं बात के। दिमाग में प्रोफेसर मेहता का तो यही सब घूम रहा है, तो उसको कोई बढ़िया मिल भी नहीं किया तो कहां करेगा विवाह? तो समझ रहे? हाँ, एक बार मालती को समझाते बुझाते जब विवाह तक गया भी मैटर, तो वह मना कर दी, जो है सो विवाह नहीं हो पाया इनका। ऐसे लोग कुंवारे रह जाते हैं, अभी भी समाज में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेम को ये कहते हैं कि समर्पण होना जरूरी है, प्रेम में समर्पण होना जरूरी है। और प्रेम में जो है वो वही होना चाहिए, प्रेम में वही होना चाहिए जो मुंह पे होना चाहिए। अब जगह नहीं है ज्यादा, तो मैं अगर प्रेम, मिस मालती पूछती हैं कि आप प्रेम को क्या समझते हैं, आप किससे संतुष्ट होइएगा, आप किस, जैसे आपको शादी करना है किसी से, तो आप किस महिला से आप सेटिस्फाई रहिएगा, उसके क्या चीज से आप सेटिस्फाई रहिएगा? तो कहते हैं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि वो जो सोचे, उसके जिंदगी में जो चले वही सामने होवे, मतलब स्पष्टवादी होना चाहिए, जो मन में है वही मुंह पे होना चाहिए, कहीं से भी जरा सा भी लाट लपेट नहीं हो। तो तब हम मानेंगे कि ओ, तो मिस मालती का वैसा हो नहीं पा रहा था, इसलिए उनको उधर से प्रेम बढ़ा नहीं। तो ये कह रहे थे कि मुंह पे वही होना चाहिए जो आपके मन में चल रहा है। तो प्रेम को लेकर के ये था। विवाह की जब बात आई कि विवाह में क्या होना चाहिए, विवाह, तो विवाह में इन्होंने कहा, यदि विवाह को बहुत यदि अच्छा मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रेम के बारे में मिस मालती इनसे पूछी थी कि प्रेम जो होता है वो आप किस से संतुष्ट होइएगा, आप किसको मानते हैं कि वो मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है, किसको? तो वो यही कहते हैं कि जो स्पष्टवादी हो, जिसके मन में जो सब कुछ चल, जो भी है वो एकदम सामने रख दिया हो, तो वो प्रेम, वो हमको संतुष्ट कर सकता है। तो ये बात कर। और विवाह के बारे में ये ओमकार नाथ से एक बार बात कर रहे थे, तो ओमकार नाथ को विवाह के बारे में बताते हैं कि देखो भाई, ओमकार नाथ वही है जो बिजली पत्रिका का संपादक है, आपको तो पता ही है। तो ओमकार नाथ से कहते हैं कि देखिए, विवाह जो होता है ना ओमकार नाथ जी, ये एक बंधन है, विवाह में बंधन है, और इसमें हमारा जो शरीर और आत्मा जो है वो बंध जाता है। और कहते हैं कि विवाह में वो जो बंधन में जो मेन जो भूमिका में होता है वो समाज होता है। तो आपकी स्वतंत्रता तो छीन ही जाती है। तो मेन मिला जुला करके ये थे कि ये डरते थे, ओवरऑल यही है कि यदि मेरे अकॉर्डिंग यदि महिला मिली तब तो ठीक है, जिंदगी सेट हो जाएगा, और नहीं मिली तो फिर जिंदगी खत्म है। तो ये इनका ऐसा मानना था। ये अलग लेवल के लोग थे, यहां पर ये दिखाया कि अलग लेवल के ये व्यक्ति थे। वो इनको समझना आसान काम नहीं था। मिस मालती लंदन से पढ़ के आई थी, लेकिन बढ़िया से समझ नहीं पाई, और समझते समझते देर हो गया। तो ये कहते थे कि विवाह बंधन है। ध्यान दीजिएगा, विवाह को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, विवाह इसीलिए वो कर भी नहीं पाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? विवाह में कहते थे कि आत्मा और व्यक्ति का जो है, विवाह कहते थे कि व्यक्ति का आत्मा जो है और जो शरीर है वो क्या हो जाता है, बंध जाता है। क्या हो जाता है? बंध जाता है, बंधन में बंध जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के इनके विचार थे जो लोगों से बात करने के दौरान आते हैं, लोगों से बात करने के दौरान आते हैं कि आप ये क्या कहते हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये अस्पष्टवादी थे, है ना? कैसे स्पष्टवादी थे? मिस मालती को कह दिए, राय साहब को कह दिए कि ब्याह के बारे में पूछ रहे हो, बड़ी हंसी हमको आ रहा है, आपका बेटा या बेटी यदि मैच्योर हो गया है, परिपक्व है, तो उसको शादी का अवसर दीजिए ना, वो करने दीजिए। आप कौन होते हैं शादी विवाह तय? दोहरा जीवन से नफरत करते थे, घृणा करते थे, कहते थे कि आपको जो करना है स्पष्ट कहिए, करिए, समाज में ढोंग मत करिए। इसके अलावा बहुत भावुक टाइप के थे, लज्जाशील स्वभाव के भी थे।
परिश्रमी भी थे, समय के थोड़े पाबंद थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी टैलेंटेड थे। जीवन के बारे में ये इनका था कि वर्तमान में जीवन जीना चाहिए और जीवन जो है एक खेल है और कुछ नहीं, आनंद है। जीवन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण था इनका, जीवन को ये आनंद मानते थे, क्रीड़ा खेल मजा लो। ये धन के बारे में कहते थे कि सब जीवन निर्वाह का साधन है। प्रेम के बारे में कहते थे कि प्रेम समर्पण का चीज है, प्रेम में त्याग होना चाहिए, प्रेम में सरेंडर होना चाहिए। यदि सरेंडर कर दिया तबे प्रेम है, और नहीं तो दूसरे से कुछ चाहिए, आपने सरेंडर नहीं किया, आपको चाहिए उससे पैसा धन दौलत शोहरत, उसके चक्कर में आप पड़े हुए हैं कि ये मोटा रकम वाला आदमी है, उसके पीछे पीछे चलेंगे तो मेरा भी बढ़िया रहेगा। कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की, तो वो प्रेम उसको नहीं कहते। ये सब खेल चल रहा है, ऐसे ही इनके अनुसार अय्यासी चल रहा है। ये खुद बोले हैं ये अय्यासी है और प्रेम नहीं है। विवाह के बारे में इन्होंने कहा है कि भैया ये बंधन है, विवाह एक बंधन है जो आत्मा और शरीर को जकड़ने का काम करता है। स्त्रियों के बारे में इन्होंने कहा कि स्त्री टॉप लेवल के आदर्श को प्राप्त कर ली है, पुरुषों के बस का बात नहीं है, स्त्रियां बहुत अपर लेवल पे चली गई हैं, इसलिए उसको अपना स्त्रीत्व जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। इससे भारत का जो दाम्पत्य जीवन है वो सब खराब हो जाएगा। इनको यही चिंता थी। जिस लेवल के प्रोफेसर थे, हमको तो लगता है कि इनको लड़की नहीं मिली, सच तो ये कहिए तो ये ऐसा लड़की चाहते थे। ये वो कहते थे कि लड़की स्त्री ऐसी होनी चाहिए कि उसको यदि हम कुछ भी धिकारे, कुछ भला बुरा कहें या उस पर अत्याचार भी करें तब भी वो सह ले, और यदि वो सहेगी तब हम उस पर मस्तक हो जाएंगे। बात समझिए, मेरी बात समझिए। वो कहते थे कि ये स्वभाव की खाली होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि बार बार हम अत्याचार करेंगे सो नहीं, बस यदि हम अत्याचार भी करें तो ना कुछ कहे। मतलब स्त्री को यहाँ घर में वीरांगना नहीं हो जाना है, रानी लक्ष्मीबाई की तरह की गर्दन काट दूंगा, तो वो इस स्वभाव के थे। मतलब वो चाहते थे कि स्त्री बहुत ही विनम्र स्वभाव की होनी चाहिए, जो त्याग समर्पण दया एकदम जो लेवल पे पहुंच गई है उस टाइप की होनी चाहिए, एकदम बहुत ही अपर लेवल की। माने छोटी मोटी बातों पे झगड़ा करना, झंझट करना, हिंड्रेंस उत्पन्न करके रखना, ये स्त्री का काम नहीं है। और वैसी स्त्री को ये कहते थे कि कुछ बेकार भला बुरा मारा पीटा भी जाए तब भी यदि वो शांति से यदि चीजों को निपटाने में सक्षम है तो वैसे स्त्री का नतमस्तक हम हो जाएंगे, ये इनका मानना था। तो स्त्री को बहुत टॉप लेवल का प्राणी मानते थे। और बाकी तो हम बता ही दिए। अब हम राय साहब के बारे में बताते हैं। देखिए, प्रोफेसर मेहता एक गजब कैरेक्टर है। यहाँ पर प्रोफेसर मेहता से क्या सवाल आएगा, हम लोग देखिए निचोड़ रहे हैं। आप समझिए, उपन्यास पढ़ने के दौरान इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता था जो हम कहानी बताए। एक तो कहानी बता दी है, जिसको नहीं कहानी पता था या पता था भी तो क्लियर कट हो गया कि कैसे कैसे क्या हुआ। होरी गाय खरीदते खरीदते मर गया, गाय खरीद नहीं पाया, समझ गए। खरीदा भी तो खरीदा कहां था, पैसा देके तो नहीं है ना खरीद पाया था, लाया था लेकिन गाय उसकी अपनी हो कहां कभी पाई। तो ये कहानी था। लेकिन इसके बीच में जो आए हैं लोग, उसके बारे में राय साहब के बारे में बात करते हैं। राय साहब जो थे, राय साहब जमींदार थे, नाम अमरपाल सिंह था। अमरपाल सिंह था, आप लोग जानते होंगे, नाम इनका अमरपाल सिंह था। और ये भाई साहब क्या थे, ये भाई साहब जमींदार थे। क्या थे ये? जमींदार थे। राय साहब के बारे में जानते हैं आप लोग। राय साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये हो जाती है कि गोबर इनको रंगा सियार कहता था, तो ऐसे ही नहीं कहता था। राय साहब जो थे वो एक नंबर के धूर्त व्यक्ति थे। राय साहब कहते थे कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन सच पूछिए कि उनके लाइफ को यदि टटोला जाता, बहुत बढ़िया नहीं था। और बेटी को जो संस्कार दिए थे वहां पर दिखाया है। बेटी की शादी धूमधाम से कर तो देते हैं और वो लोग बाहर विदेश शिफ्ट हो जाते हैं, आपको पता है, लेकिन जल्द ही शादी टूट जाती है। गोबर का विवाह नहीं टूटता है, वो विधवा से किया था। गोबर का विवाह नहीं टूटता है, बेटा मर जाता है, सब कांड हो जाता है। दुनिया में जिंदगी में जितना नर्क होना था वो सब हो गया गोबर की जिंदगी में, उससे ज्यादा और क्या होगा, सब हो गया था उसके लाइफ में। जो एक अन्याय होता है ना, जो आदमी का जिंदगी में संघर्ष होता है, वो सब संघर्ष गोबर और गोबर की वाइफ देख चुकी थी। बावजूद उन लोग जो हैं एक होइए गए, वो पिटा उठा के आया, हाथ तोड़वा के आया, तो उस साथ में हो गई, उसको कॉपरेट करी। तो ये दिखाया है संस्कार।
झुनिया के बारे में कहा जाता है, झुनिया एक ऐसी महिला थी कि उसका कहना था कि महिला को धन लोलुप नहीं होना चाहिए, कि किसी को फंसा लिए, किसी को पैसा देखे तो उसके पीछे पीछे चल पड़े, और कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे, ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। महिला को एक के साथ विवाह करना चाहिए, रहना चाहिए, और जिंदगी उसी के साथ गुजारना है, चाहे जैसे भी हो जाए। ये ऐसा इसका मानना था, झुनिया का मानना था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो झुनिया एक ऐसी महिला थी जो कॉन्सेप्ट उसका बहुत स्पष्ट था, और गोबर को भी यही बात कहती थी। गोबर इस बात को समझता था, डांटता पिटता था, मारता भी था, शराब पी के आता था जब वो लखनऊ चला गया था तो, लेकिन बावजूद जो है गोबर को एहसास था कि ये एक नंबर के पतिव्रता नारी है। लेकिन इसकी जो वाइफ थी कहां चला गया, राय साहब की जो बेटी जो थी, वो उनका जो शादी जो हुआ था तो वो बहुत दिन तक टिका नहीं, वो तलाक वाला व्यवस्था चलने लगा। तो तलाक वाला व्यवस्था जो है वो हमारे समाज में पाश्चात्य सभ्यता का देन है। आपको पता है तलाक हिंदी में कोई शब्द भी नहीं है, ये भी आपको पता है, डायलॉग के रूप में बोला जाता है, हिंदी में कोई तलाक वाला शब्द नहीं होता है। तो मेरा भी विशेष तौर पर, खैर हम बाद में अपना विचार रखेंगे, अपना विचार रखने लगेंगे तो खत्म हो जाएगा पूरा सांझ। तो ये जमींदार थे, इनमें सबसे प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत बड़े दिखावा करते थे, ये रंगा सियार, इसीलिए इनको गोबर कहता था। गोबर इनको क्या कहता था, गोबर इनको रंगा सियार कहता था, रंगा सियार कहता था। राय साहब एक नंबर के अवसरवादी व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? अवसरवादी, 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 अवसरवादी थे। कैसे सर? अवसरवादी का मतलब यह होता था कि राय साहब अपना काम निकालना जानते थे, होरी उसके आगे पीछे घूमता रहता था। ये होरी की वाइफ और होरी की पत्नी समझती थी कि ये बेकार कर रहे हैं, इनसे कोई विशेष फायदा इनको होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी होरी चक्कर लगाता रहता था। होरी क्या करता था? चक्कर लगाता रहता था, लेकिन होरी को विशेष कभी फायदा हुआ नहीं। अच्छा, राय साहब का कांटेक्ट पूरे शहर में लोगों से था, तो राय साहब सभी को कभी कभी बुलाते थे, मेल जोल करते थे, शिकार खेलने के लिए जाते थे। वो इसीलिए कि काम हमको जरूरत पड़ेगा तो सब से हम अपना कभी कुछ मांग सके, अपना काम निपटा सके, कहीं पैर भी लगा सके, इसलिए ये जुगाड़ में हमेशा रहते थे। क्या इनको अंततः मिला? अंततः क्या मिला? बेटा उधर शिफ्ट हो गया, बेटी की शादी हुई, तो बेटी की शादी हुई तो तलाक हो गया। समझ रहे बात के? और ये भी कई जगह से कर्जा गुआम करते हुए ये अपना जिंदगी चलाते थे भाई साहब, इनके बारे में भी पता ही है। तो ये जो थे, ये इसीलिए सबको बुलाते बुलाते थे, तो अवसरवादी थे। तो ये भी था, थोड़ा सा धूर्त भी इनको आप कह सकते हैं। धूर्त और अवसरवादी में थोड़ा सा अंतर हो गया। धूर्त कैसे थे? धूर्त जो थे वो ये थे कि जैसे जस्ट उल्टा थे। प्रोफेसर मेहता कहते थे कि दोहरा चरित्र हमको पसंद नहीं है, आप जैसे हैं वैसे रहिए। ये धूर्त इस बात में थे कि हुआ ये था कि एक चीज से बहुत स्पष्ट बात समझ में आती है कि कैसे ये धूर्त थे। ये चले गए जेल जानबूझ के, जानबूझ करके स्वतंत्रता सेनानी का वो लूटने के लिए कि हम स्वतंत्रता सेनानी हो गए, हम जेल जाते हैं, है ना। कांग्रेस भी बीच में ज्वाइन कर लिए थे राय साहब। कभी कभी अंग्रेजों को भी खुश करते थे, सब जगह से आनंद लूटना चाहते थे और अपना काम मतलब अपने आप को कभी कभी दिखाते थे कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं। कभी कभी ये कहते थे कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, हमारी मजबूरी ये है कि हम लोगों से टैक्स लेते हैं और उनके ये जो पैसा है उन्हीं से हम अपना कामकाज करते हैं, नहीं तो हमारा जिंदगी कैसे चलेगा। तब घुमा फिरा के ये सिद्ध कर देते थे कि मैं बहुत बेहतर हूं। डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इंसान अपने आप को खराब कभी नहीं बताता है, इंसान अपने आप को घुमा फिरा करके सही। अब ये प्रेमचंद को पता था, प्रेमचंद को बीएड करने की जरूरत नहीं थी और एमएड। प्रेमचंद उच्च कोटि का वर्ल्ड का जो है साहित्यकार था, विद्वान थे। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि पहले वो अंग्रेजी में चीजों को लिखते थे, इसके बाद वो ट्रांसलेट कर लेते थे, कन्वर्ट करते थे। तो आप प्रेमचंद को हल्के में मत लीजिएगा, प्रेमचंद वर्ल्ड क्लास का, वर्ल्ड लेवल के वो साहित्यकार थे, तो प्रेमचंद को हल्के में नहीं लेना है। तो मैं ये कह रहा था कि धूर्त कैसे थे? धूर्त ऐसे थे कि राय साहब जेल में भी जाते थे,
और राय साहब इधर भारतवासियों का वो लूटने के लिए सहानुभूति, और दूसरा ये है कि वो अंग्रेजों से जो है वो राय की उपाधि प्राप्त कर लिए थे। इनको राय, जो ये जमींदार अमरपाल सिंह था, इसी अमरपाल सिंह का नाम राय पड़ा था। राय क्योंकि राय साहब इसलिए हो गया था, राय राय की उपाधि पहले दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा भारतीय कुछ ऐसे लोगों को जो उनके मददगार होते थे, जो उनको लूट लूट करके देते थे। वह भारतीय जो भारतीयों को ही लूट करके और अंग्रेजों को बिना झंझट के दे देता था, उसी को राय साहब की उपाधि दी जाती थी, है ना। तो राय साहब तो ये दोहरा चरित्र वाले थे। ये धूर्त कैसे थे? धूर्त आप कह सकते हैं कि ये दोहरा चरित्र के थे। दोहरा चरित्र के थे। कैसे थे? तो दोहरा चरित्र कैसे थे कि एक बार ये जेल में भी, इधर चले गए जेल में भी गए, और दूसरे तरफ इधर क्या हो गया कि अंग्रेजों से राय बहादुर की उपाधि प्राप्त कर लिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये धूर्त हुए कि नहीं? ये जेल गए भारतीयों का सहानुभूति लूटने के लिए, और दूसरा बात कि ये अंग्रेजों से इधर राय साहब की उपाधि भी प्राप्त कर रहे हैं कि हम आपको इतना टैक्स दे रहे हैं बिना झंझट के, तो आप हमको क्या देंगे? तो इसमें राय साहब तो इस तरीके से, तो बड़ा इस तरीके का ये आदमी थे कि मान के चलिए कि एक प्रकार से बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी जिसको कहा जा सकता है, वो कहा जा सकता है। बाद में इनका स्थिति बहुत सही नहीं हुआ, ये भी लोन और ये कर्जा लेकर के काम चलाते थे, और जिंदगी इनकी बहुत अच्छी नहीं हुई, सक्सेसफुल तो थे नहीं, है ना। बाल बच्चा का हालचाल आप लोग जानिए रहे। राय साहब का विशेष और नहीं कहेंगे। मिस मालती के बारे में चूंकि हमको सब आज बता देना है, खत्म करेंगे क्लास, थोड़ा सा मिस मालती के बारे में बात सुन लीजिए। मिस मालती ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस मालती, हाँ देखो, हल्के में नहीं लेना है कि मिस मालती प्रोफेसर मेहता को पसंद कर रही है। आप इसके माध्यम से आप समझिए कि हो क्या रहा है ये, और ये प्रेमचंद क्यों लिखे होंगे ऐसा। और ये गोदान पूरे भारत का एक प्रसिद्ध ऐसा उपन्यास, पूरे विश्व का प्रसिद्ध उपन्यास में से एक है गोदान, है ना। सिर्फ प्रेमचंद का नहीं, पूरे भारत के सभी उपन्यासों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ये कृति मानी जाती है गोदान। तो गोदान के बारे में, तो ये अभी मिस मालती का कैरेक्टर आया है। मिस मालती क्या है? सबसे पहला तो जानिए कि मिस मालती जो है वो एक अविवाहित महिला है, विवाह नहीं की है, अविवाहित। लास्ट में इनको ऑफर जो है मिलता भी है, तो यही खुदे मना कर देती हैं, क्योंकि अविवाहित रहने का बाद में इन्होंने संकल्प ले लिया था कि हमको ब्याह नहीं करना है, ब्याह मैं नहीं करूंगी, ठीक है। प्रारंभ में प्रोफेसर मेहता के तरफ आकर्षित हुई थी, लेकिन शादी के लिए भी नहीं, ऐसे ही बस अच्छे लगते थे, बात समझिएगा, शादी के लिए नहीं। तो ये अविवाहित होने का संकल्प ले ली थी। मिस मालती के पास समस्या था, दो बहन थी, है ना। राय साहब का बेटा से भी विवाह हुआ, आप जानते हैं इनकी बहन का। तो मिस मालती दो बहनें थी। पहले तो मैं ये लिखना चाहूंगा कि मिस मालती की दो बहनें थी। कितनी बहनें थी? दो बहनें। तो ऐसे में जो है ये परिवार के बोझ से दबी हुई थी, पारिवारिक बोझ जिसको कहा जाता है, इसीलिए विवाह नहीं कर पाई या सोच नहीं पाई विवाह के तरफ, अपना घर परिवार बसाने की तरफ सोच नहीं पाई। दो गो इनकी बहन थी, दो बहनें हुआ करती थी। बाप शराबी निकल गया था, शराबी था, बीमार था, 25,000 रुपया का कर्ज था, 25,000 का कर्ज था बाप पर, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ऐसे कंडीशन में जो है, ऐसे कंडीशन में ये किसी तरीके से अपना घर परिवार चलाती थी, ठीक है। मिस मालती में सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि ये पुरुषों के, ध्यान समझिएगा, पुरुषों के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझती थी। मनोविज्ञान को समझती थी, समझती नहीं थी, बहुत अच्छे से समझती थी।
अब मेरी बात समझिएगा, पुरुष की क्या वीकनेस होती है, पुरुष क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किन सब चीजों के प्रति आकर्षित होता है, ये मिस मालती को अच्छे से पता था। इसलिए बड़ा सेटअप गेटअप में रहती थी, बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं कि सज धज करके ब्यूटी पार्लर वाला जो कंडीशन है, तो हमेशा गेटअप सेटअप में ही रहती थी मिस मालती। मिस मालती चूंकि बाहर से पढ़ लिख करके आई थी, है ना, लंदन वगैरह से, तो ऐसे कंडीशन में इनको बहुत आइडिया था, अनुभवी तो थी, तो पुरुषों की वीकनेस समझती थी। तो इनका कहीं कोई फंक्शन में जाना हो तो सबका जो आकर्षण का केंद्र बन जाती थी, सारे लोग इन्हीं को देखने लगते थे। अब इनके ये जो खन्ना थे, जो शादीशुदा थे, चीनी मिल का मालिक, तो वो क्या थे कि इनके प्रति प्रायः जो है वो आकर्षित रहते थे खन्ना, जबकि वो शादीशुदा है, तो फिर भी खन्ना जो है वो मिस मालती के प्रति आकर्षित हैं। मिस मालती कभी कभी उनको ठगती भी है, कुछ सामान लेना या फिर जो भी है गिफ्ट और तमाम प्रकार का चीज। तो एक बार इन लोगों में झड़प भी हो जाता है, मिस मालती में और खन्ना में। वो बोलते हैं कि हम तुमको महंगा से महंगा गिफ्ट दिए, क्या क्या नहीं किए तुम्हारे लिए, है ना। तो वो बोलती है कि देखो, गिफ्ट हमको देने वाले बहुत सारे लोग हैं, तुम ही भर नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, और ये तुम मेरा शुक्र मनाओ, हमारी ये कह सकते हो कि एक प्रकार से कृपा है तुम्हारे ऊपर कि बहुत सारे गिफ्ट देने वालों में से तुम्हारा गिफ्ट मैं एक्सेप्ट कर लेती हूं, और नहीं तो गिफ्ट बहुत सारे लोग देने वाले हैं, तुम ही भरे वो गिफ्ट देने वाले नहीं हो। ये कौन बोलता है? मिस मालती बोलती है। किसको? खन्ना को। समझ गए? तो खन्ना को बड़ा एक दो टूक बोल देती है कि आप बहुत ज्यादा काबिल नहीं है। अच्छा, एक बार वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम मिल मालिक हैं, फलना ढेकना, तो प्रपोजल देते हैं, प्रपोज करते हैं, जो भी कह लीजिए, खन्ना मिस मालती को। तो मिस मालती कहती है कि देखो, स्त्री के मिजाज के ऊपर कभी भी जो है वो धन राज नहीं किया है। तुम यदि सोचते हो कि पैसा से किसी स्त्री को जो है उसके मन को खरीद लिया जाए, तो असंभव है, ये गिफ्ट और तमाम चीजों को दे करके इम्पॉसिबल है। तो वो पूछा कि गिफ्ट लेती काहे थी? तो बोली ले लेते थे, इसमें कौन बड़ी चीज है, हमको बहुत लोग देने वाले थे, ये तो मेरा शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारा गिफ्ट लेते तो थे कम से कम। तो ये इन लोगों में चलता है। तो कुल मिलाकर के मिस मालती धन के बारे में जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर मेहता के कॉन्सेप्ट से है प्रेरित, कि ये धन को जीवन निर्वाह का सिर्फ साधन मानते हैं। प्रोफेसर मेहता जो है धन को बहुत इंपॉर्टेंट तवज्जो नहीं देते हैं। मिस मालती जो है वो ये खन्ना को जो है वो धन के बारे में बताती हैं कि धन का बहुत ज्यादा घमंड मत करो, विशेष करके स्त्री के सामने। स्त्री को धन कभी भी जो है वो कह सकते हैं कि फाइनली नहीं खरीद सका है। हो सकता है कभी कभार आगे पीछे तुमको करे या करवाए, लेकिन आगे पीछे घूमे या घुमाए, ये हो सकता है, लेकिन फाइनली आप स्त्री को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। ये मालती समझाती है खन्ना को, तो खन्ना का होश ठिकाने आ जाता है। तो ये धन के बारे में इनका ऐसा। तो पुरुष के मनोविज्ञान को समझने का मतलब यही हो गया कि यदि प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, तो ये मनोविज्ञान जानती थी, ये विशेष करके पुरुषों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती थी। तो इससे इनका जो है, चूंकि अविवाहित रहने का संकल्प लिया था, तो जिंदगी में कुछ मनोरंजन तो होना ही चाहिए, मनोरंजन करती थी तो इस तरीके से, लेकिन विवाह नहीं किया। बंधन में बंधना इनको उचित नहीं समझ में आया। ठीक बात है, जबकि विवाह को बंधन ये खुद मानते थे प्रोफेसर मेहता। बात समझिएगा, प्रोफेसर मेहता विवाह को बंधन मानते थे, लेकिन बावजूद प्रोफेसर मेहता लास्ट में, अच्छा, मालती वन साइडेड आकर्षण दिखाती थी प्रोफेसर मेहता से, लेकिन प्रोफेसर मेहता शुरुआत में तो लिखा हुआ है उसमें साफ साफ कि हरा संकेत का मतलब ग्रीन सिग्नल होता है। तो प्रोफेसर मेहता जो है ग्रीन सिग्नल दिए ही नहीं मालती को कभी, लेकिन बाद में जो है
तो प्रोफेसर मेहता मालती से विवाह करने के ऊपर, जब प्रोफेसर मेहता की स्थिति जब दयनीय हो गई थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो मालती इनको सपोर्ट करी थी और तमाम प्रकार से इनको व्यवस्थाएं दी। मालती जो है सभी प्रकार से सपोर्ट करी, लेकिन विवाह के नाम पर भड़क गई, बोली मैं विवाह आपसे नहीं कर सकती। बात समझिए, फाइनली मालती जो है वो, तो ये इनका अलग कॉन्सेप्ट था, अविवाहित होने का संकल्प ले लिया था, पैसा को थोड़ा अलग तरीके से देखती थी, धन ठगी बहुत है, लोगों से धन बहुत ठगी, विशेष करके खन्ना उन्ना से बहुत पैसा ठग ली, लेकिन जो है गिफ्ट उफ्ट तमाम प्रकार का, लेकिन फाइनली जो है वो बोल दी कि आप धन से जो हमको खरीदना चाहते हैं सो कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। तो इस प्रकार से जो है सो इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि ये बाहर से जो है, बाहर से तितली और अंदर से, और भीतर से या अंदर से मधुमक्खी थी, मधुमक्खी की तरह थी। ये क्यों कहा जाता है कि बाहर से तितली थी और अंदर से मधुमक्खी थी, ये क्यों कहा जाता है मिस मालती को लेकर के? यदि यही स्टेटमेंट आ जाएगा, एक पहले तो ये हल्का सा यही स्टेटमेंट आ जाएगा कि बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी थी, ये किसके बारे में सत्य है या कहां से आया है? तो गोदान उपन्यास से आया है। गोदान उपन्यास से किस कैरेक्टर के बारे में है? मिस मालती के बारे में। मिस मालती के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि बाहर से तितली थी? तितली का मतलब ये था ना, चटक चुटुक तो थी, चटक चुटुक थी, काफी सज धज करके रहती थी जीट जाट में, ठीक है, लेकिन मतलब बाहर से पाश्चात्य सभ्यता का दर्शन पूरा पूरी होता था कि लगता है कि कहीं विदेश से पढ़ के आई है, कुछ ऐसा है, देखने में लगता है कि एकदम टिकटॉक वाली है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये भारतीय थी, अंदर से कहीं ना कहीं जो है वो भारत के लोगों के प्रति सेवा भाव था, प्रेम था। भारत में जो गरीबी और जो बेरोजगारी और जो समस्याएं थी उसके प्रति ये चिंतित रहती थी, और बाद में प्रोफेसर मेहता से ही प्रेरित होकर के समाज सेवा का निर्णय लेती हैं। तो ये समाज सेवा भी में अंततः वही समाज सेवा करने का फैसला लेती हैं और कहती हैं कि विवाह के बंधन में यदि हम बंध जाते हैं तो फिर हम जिंदगी में जो हमारा टारगेट है वो हम नहीं पूरा कर पाएंगे, हमको समाज सेवा करना है, समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए ये सेवा भाव हमारा खत्म हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूं। यही सब कारण का हवाला देते हुए ये शादी नहीं करती हैं। तो कुल मिलाकर के बाहर से तितली इसलिए कहा जाता है कि बाहर से ये लगती है कि पश्चिमी सभ्यता की पुजारन है, लेकिन अंदर से ये लगता है कि ये भारतीय नारी जो है का स्वभाव जो है कूट कूट करके भरा हुआ है। बाहर से ही सिर्फ थोड़ा सा टिकटॉक दिखती है, अंदर से वाकई में ऐसा है जैसे शहद देने वाली हो, अच्छी महिला है अंदर से। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक आध दो और चीज है कि ये जो मिस मालती थी, लीडिंग कैपेसिटी इनमें बहुत ज्यादा था, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता, बाहर से पढ़ लिख कर कहीं भी की थी। आपका जो है सो क्या उसको बोलते हैं, नगर कांग्रेस कमेटी चल रहा था, उसका भी ये कांग्रेस, उसको भी ये ज्वाइन कर ली थी, नगर कांग्रेस कमेटी, कमेटी को क्या की थी, ज्वाइन की थी, ज्वाइन की थी, नगर कांग्रेस कमेटी को भी ज्वाइन कर ली थी। महिला थी लेकिन इनको जो है वो बहुत शौक था ये सब चीजों में इन्वॉल्व होने का, समाज सेवा में थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मिस मालती गोदान में शहरी पात्र के रूप में है, और ये शहरी पात्र में विशेष करके जो शहरी महिलाएं होती हैं उसको इन्होंने विधिवत दिखाया है कि शहरी महिलाएं कैसी होती हैं और कैसी होनी चाहिए। कभी कभार कुछ चीजों में कैसी होनी चाहिए तो खैर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शहरी पात्र के रूप में आई है। इनका थोड़ा मिला जुला कैरेक्टर था, मिला जुला स्वभाव था, मिला जुला इनका एक यहाँ पर जो पात्र के रूप में आई है तो इनको आप अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं, ये एक मिला जुला स्वभाव की थी, है ना, अच्छा और बुरा दोनों का मिश्रण ये थी। और मिस मालती के बारे में और क्या कहा जाए, मिस मालती जो थी समाज सेवा में बाद में लग गई थी, तो ये एक लाइन लिख देता हूं, मिस मालती समाज सेवा,
समाज सेवा में लग गई थी, किसकी प्रेरणा से? ये प्रोफेसर मेहता से प्रेरित थी। तो बाद में समाज सेवा में ये लग गई जो है ना, बाद में समाज सेवा में, और आजीवन विवाह नहीं की। तो इस तरीके से मिस मालती के बारे में है, प्रोफेसर मेहता के बारे में है, राय साहब के बारे में है। देखो भाई, ये गोदान का हम लोग क्या कर रहे हैं? निचोड़ रहे हैं। गोदान को हम लोग क्या कर रहे हैं? निचोड़ रहे हैं। ऐसे ही निचोड़ाते निचोड़ाते गोदान के सभी प्रश्न तक हम लोग पहुंचेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत लंबा चौड़ा है ये गोदान, हल्के में आप इसको मत लीजिए। लेकिन हाँ, जो मेन पात्र है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या पढ़ना है के बजाय ये जानो कि क्या नहीं पढ़ना है, नहीं तो पढ़ के मुंह जाओगे। पढ़त रहोगे, सिलेक्शन उलेक्शन होगा नहीं। ढेरे पढ़े वाला के देखे हैं, पढ़े वाला के ढेरे देखे हैं, सिलेक्शन हुआ नहीं। नौकरी लेना है तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। बात समझ रही कि नहीं? पहले क्रीम निकालिए, पहले बंडल से, पेटी से, ऐसे ऐसे करके। मकई यदि आपको एक ये में है तो आपको लावा खाना है तो ऐसे ऐसे हिलाना होगा, मकई ऊपर छिल जाएगा, वो लावा उसको निकाल लीजिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या दही है तो पूरा दही नहीं पी पा रहे हो तो कम से कम क्रीम निकाल के भाग जाओ। क्रीम उसका निकालो तो उसके लिए भी हिलाना पड़ेगा, झिझोड़ना पड़ेगा, और वो क्रीम निकलेगा तो आप फायदे में रहोगे, बाकी तो माठा बच जाएगा। तो ये आना चाहिए। सोचोगे कि सब घोट ले, पूरा पानी घोर के माठा बना के तो घोटत रहो, फिर हमरा नहीं कुछ करना है। झुनिया और सिलिया के बारे में ही आपका होमवर्क है, और अच्छे से देख समझ लीजिएगा यदि आपके पास होगा कहीं कुछ तो मटेरियल। झुनिया सिलिया के बारे में, झुनिया सिलिया बताया जा चुका है, यद्यपि बहुत विशेष कैरेक्टर नहीं है। झुनिया के बारे में बताइए दिए, सिलिया के बारे में भी लगभग लगभग आप जान ही रहे हैं। सिलिया जो है सो आपका ये माता दीन के रखैल के रूप में आई है ना। ये व्याहता पत्नी नहीं थी, सिलिया जो है विवाहित नहीं थी, इनको विवाह करके नहीं लाया था। सिलिया को माता दीन रखता था तो बस इतना ही था कि खाओ पियो, है ना, और खाओ पियो, ओढ़ो पहनो, समझ बात के, पहनो ओढ़ो, बस इतना ही तक है। एक बार जो है वो ये अनाज देने लगी अपनी फ्रेंड को, आपको पता ही है, दुलारी को, तो वो डांट दिया, कहा कि तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम अनाज किसी को दे सकती हो मेरी ढेरी से, है ना, तो तुम्हारा इतना कैपेसिटी नहीं है, तुमको हम रखैल बना के रखे हैं तो उसके उतना तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो, जो तुम्हारा औकात है उतने पे रहो। तो उसको बहुत बुरा लगा था, लेकिन सिलिया के पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था। बाद में तो आखिरकार छोड़ ही दिया था, तो ये चली गई थी होली के यहाँ कुछ दिन रही थी, आपको पता है, और इसमें भी इसको कलंक लग गया था। तो खैर, तो ये झुनिया के बारे में भी आपने सुना है, गोबर के साथ ये रही है, तो मिला जुला के काम भर कहानी आप लोग जानते हैं झुनिया के बारे में मिला जुला के। तो जो आएगा इससे तो आप बनाइए लीजिएगा, झुनिया के बारे में कुछ आएगा तो आप बना लीजिएगा, हमको उम्मीद है। अब दूसरे विधि से इसको हम लोग निचोड़ेंगे, ठीक है। अभी गोदान खत्म नहीं होगा, अभी गोदान शुरू हुआ है, अभी गोदान शुरू हुआ है, अभी गोदान चलेगा, ठीक है। तो गोदान से जब तक कि हम लोग इसको एकदम निश्चिंत नहीं हो जाएंगे कि हम लोग लगभग सब सवाल बना लेंगे, तब तक जो है गोदान को क्या करेंगे, निचोड़ते रहेंगे, उसको गाड़ते रहेंगे। क्लियर बात है। आज की क्लास को खत्म करेंगे, हमारा और भी क्लास रहता है, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं, हम बाकी अगले क्लास में अलग विधि से पढ़ाएंगे। पात्र लगभग हो गए हैं, छोटे मोटे पात्रों की चिंता नहीं है, छोटे मोटे पात्रों का बस नाम गांव याद रख लीजिएगा, अलग बात है। हम आपको बाद में इसका पीडीएफ और वो लिख करके भी देंगे कि कौन कौन सी चीजों को आपको याद रख लेना है, ठीक है। हम बाकी बात आपको हम देंगे, अभी जो चल रहा है उस पर जरूर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। हम इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, और कल का भी स्क्रीनशॉट पिछले वाला था तो उसका भी भेज देंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।